हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स 2025 डे 1 कंप्यूटर मैराथन सेशंस में। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, एनालाइज किया होगा और आपको एनालाइज करने के बाद यह समझ में आया होगा कि जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे गए हैं वो आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बिग डेटा प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, ईमेल, नेटवर्किंग डिवाइसेस, मैच द कॉलम से क्वेश्चंस आए। ऑपरेटिंग सिस्टम के इन डेप्थ लेवल पर भी क्वेश्चन देखे गए। तो डिफरेंट वेरिएशंस यहां पर कैटर आउट किया गया है, चाहे वो ई गवर्नेंस के रिगार्डिंग हो या कुछ क्वेश्चन नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग हो। तो हम लोग ने देखा कि पेपर में काफी वेरिएशंस, काफी तरीके के जो क्वेश्चंस थे वो बने थे, चाहे वो आपके इंटरनेट सिक्योरिटी के रिगार्डिंग हो, वायरस के रिगार्डिंग हो, एंटीवायरस के रिगार्डिंग हो, है ना। इन सब से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए। इवन एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनको भी कैटर आउट किया गया, जहां पर एमएस एक्सेल यानी स्प्रेडशीट से काफी क्वेश्चंस पूछे गए। कंप्यूटर मैराथन ये जो हम लेकर आए हैं, आज है इसका डे 1। रेगुलर ये आपका चलेगा टेल एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आपका लगा हुआ है, एजीटीए है, जेई का एग्जाम है और जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, इन सबको एक साथ हम लोग इन सेशंस में डिस्कस करेंगे। दैट इज कंप्यूटर मैराथन। साथ ही साथ आपको किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, आप अपने सजेशंस भी हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर इन टॉपिक्स पे सेपरेट एमसीक्यू वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस आप बना दीजिए, तो मैं आपको यहां पर प्रोवाइड भी कर दूंगा। क्लियर है? तो एक बार आपके सजेशंस की भी रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, वो आप हमें दे सकते हैं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपका वीकर है ना, जो आपको लगता है कि यहां से क्वेश्चन आते हैं और हम कर नहीं पाते। तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कमेंट करके कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी आपको शॉर्ट वीडियोस या फिर एमसीक्यू या कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? डेली क्लासेस चलेंगी, देखिए। और कितना स्कोर आपने किया है अराउंड, आज के सेशन में हम लोग 60 क्वेश्चन पर बात करेंगे, 60 क्वेश्चन पर, और आउट ऑफ 60 आपने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, जिससे कि मुझे यह पता चले कि आपका फाउंडेशन क्या है और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। उस तरीके से मल्टीपल सेशंस आपको प्रोवाइड करें एग्जामिनेशन के इतने करीब आकर। क्लियर है? चलिए विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एस सी के कोर्स के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया था 2024 और 25 को लेकर। कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज प्लस पीडीएफ प्लस मॉक टेस्ट सारे इसमें कवर हैं एज पर दी सिलेबस इज कंसर्न्ड। जितने भी सिलेबस में टॉपिक गिवन है वो सब इस कोर्स में कवर है। 60 प्लस वीडियो 70 प्लस आवर्स के साथ, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के साथ। इसके अगर आप जुड़ना चाहते हैं और पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं बेसिक से एडवांस तक, ताकि कुछ भी छूटे नहीं आपका आगे वाले एग्जाम्स के लिए, अगर आप कैटर आउट कर रहे हैं तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझे बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहां पर आपको मिल रहा है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। बहुत आराम से पढ़िए, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक एक करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गोल ऑफ मशीन लर्निंग? निम्नलिखित में से मशीन लर्निंग का मुख्य काम या लक्ष्य क्या है? मशीन लर्निंग का मतलब होता है रोबोटिक्स को या मशीन को ट्रेन करना कि वो किस प्रकार काम करेगी। तो कह रहा है इसका मेन गोल क्या है, इसका मेन लक्ष्य क्या है? इनेबल कंप्यूटर्स टू लर्न डेटा, कंप्यूटर्स को डेटा के बारे में सिखाना। टू ऑटोमेट द मैनुअल टास्क, टास्क को ऑटोमेट करना। मेक कंप्यूटर्स इंटेलिजेंट, कंप्यूटर्स को इंटेलिजेंट बनाना। टू जनरेट सेल्फ अवेयर मशीन्स, सेल्फ अवेयर के रिगार्डिंग मशीन्स क्रिएट करना। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? बिल्कुल सही। इनेबल कंप्यूटर्स टू लर्न डेटा,
यानी कंप्यूटर्स डेटा को कैसे एक्वायर करेंगी, इसी पर काम करता है मशीन लर्निंग। और आपको पता है ना, मशीन लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? मशीन को सिखाने का। और मशीन को सिखाएंगे हम किसके बेसिस पर? डेटा के बेसिस पर। मशीन को कोई डेटा देंगे, कोई इनपुट देंगे, और उसी इनपुट और डेटा की मदद से मशीन चीजों को सीखेगी। जैसे अगर आप चैट जीपीटी से कुछ पूछते हैं, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट से अगर आप कुछ पूछते हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, ग्रॉक हो, इनसे अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या अपनी तरफ से इनपुट देंगे, डेटा देंगे? यस। और उसी के आधार पर वो आपको रिस्पॉन्ड करती है। जी हां। तो यानी मशीन लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है? डेटा है। तो इनेबल कंप्यूटर्स टू लर्न डेटा। वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ। मशीन लर्निंग किसका एक उप समुच्चय है, सबसेट है? डीप लर्निंग, डीप अर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑल ऑफ द अबव? बिल्कुल सही। हम लोग जानते हैं कि मशीन लर्निंग किसके अंदर आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। जो मेन पार्ट है वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के अंदर आएगा मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर आएगा डीप लर्निंग। फिर से एक बार, सबसे ऊपर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अंदर आएगा क्या? मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर क्या आएगा? दैट इज डीप लर्निंग। क्लियर है? नेक्स्ट, among these which is not type of machine learning? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन मैच दी कॉलम के फॉर्मेट में भी आ चुका है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सुपरविजन रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा नहीं करेक्ट है ना, ऐसे रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो उस तरीके में भी पूछा गया है। बताइए इनमें से कौन सा मशीन लर्निंग का प्रकार नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि मशीन लर्निंग कितने टाइप की होती है? 4 तरीके की, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो मशीन लर्निंग इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। बिग डेटा लर्निंग ये नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में क्या था? कौन सा मशीन लर्निंग का प्रकार नहीं है? बिग डेटा लर्निंग ये नहीं है, क्योंकि 4 प्रकार के कौन सी होती है मशीन लर्निंग? आइए समझ लेते हैं। पहला है सुपरवाइज्ड, दूसरा है अनसुपरवाइज्ड, तीसरा है सेमी सुपरवाइज्ड और चौथा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्या होता है ये? आइए फटाफट इसके बारे में जान लेते हैं। मशीन लर्निंग के अगर प्रकार की बात करें तो पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज का मतलब होता है सुपरविजन। जैसे मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं आपको डेटा दे रहा हूं? यस, मैं आपको सुपरवाइज कर रहा हूं, मैं आपको ये गाइड कर रहा हूं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। जी हां, इसे बोलते हैं सुपरविजन। यानी यहां पर क्या होता है? डेटा लेबल्ड होता है। लेबल्ड डेटा की बात होती है, मतलब कोई ना कोई डेटा होना जरूरी है, कोई ना कोई इनपुट का होना जरूरी है। दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। जैसे मैं इनपुट में आपको क्या दे रहा हूं? क्वेश्चन, उसके आंसर्स, उसके कॉन्सेप्ट, ये डेटा ही तो है। दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी बिना सुपरविजन के। इसमें होता है विदाउट लेबल या विदाउट डेटा। इसमें कोई भी लेबल नहीं होता। अगर लेबल नहीं होगा तो यहां पर मशीन कैसे सीखेगी? अपने खुद के एक्सपीरियंस से। कभी मशीन सही करेगी, कभी गलत करेगी। तो अपना जो एक्सपीरियंस होता है दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जैसे कई बार कहते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो अशुभ हो जाता है। क्या ये वास्तव में होता है? जी नहीं, लेकिन हो सकता है कि ऐसा किसी के साथ कभी हुआ हो तो उसने इस चीज को अपना एक्सपीरियंस मान लिया हो। यस, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सपीरियंस बेस्ड या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग या विदाउट लेबल डेटा। तीसरा होता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी कलेक्शन ऑफ बोथ। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का कलेक्शन कहलाता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल। इसमें लेबल्ड डेटा भी आता है और विदाउट लेबल भी आता है, यानी यहां पर डेटा भी होता है और एक्सपीरियंस वाला अनलेबल्ड डेटा भी होता है। जैसे हम लोग काम करते हैं,
हम लोग कुछ तो डेटा के आधारित काम करते हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंस के आधारित काम करते हैं। आप एग्जाम देने जाते हैं तो किसके हेल्प से आप एग्जाम देते हैं? जो आपने पढ़ा होता है वो, और ऐसा भी तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपने पढ़े नहीं होते लेकिन आप फिर भी सही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो गया है पढ़ पढ़ के कि आपको पता है कि ये ऑप्शन सही होगा और ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां पर कुछ लेबल्ड डेटा होता है और कुछ अनलेबल्ड डेटा यानी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। क्लियर? और चौथा होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है रिवार्ड या पेनल्टी। रिवार्ड या पेनल्टी का मतलब अगर मशीन ने सही काम किया तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा, और अगर मशीन ने सही काम नहीं किया तो उसको दोबारा उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी उस पर पेनल्टीज लगेगी, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको फिर से सिखाना पड़ेगा, है ना। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब ये किस पर बेस्ड है? रिवार्ड या पेनल्टी पर बेस्ड। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर आप कंप्यूटर में सारे मार्क्स सही लाते हैं, सारे आंसर आपके सही होते हैं, तो मैं आपको BMW गिफ्ट करूंगा, तो ये क्या हो गया? रिवार्ड हो गया। और अगर मैं कहूं कि आपने अगर एक भी क्वेश्चन गलत किया तो मैं फिर उस कैंडिडेट को नहीं पढ़ाऊंगा, ये क्या हो गया? पेनल्टी हो गई। यस। या मैं कहूं कि जिसने सारे क्वेश्चन सही किए वो मुझे एक चॉकलेट देगा, और जिसने गलत किए, है ना, उसके पास से मैं और भी चीजों को ले लूंगा, पेनल्टी हो गई। समझ में आ गया? तो रिवार्ड का मतलब कोई प्राइस होना चाहिए, कुछ शाबाशी होनी चाहिए, कुछ ग्रेस उसको मिलना चाहिए, और पेनल्टी का मतलब कि उसको कोई जुर्माना होना चाहिए उसके ऊपर अगर गलत किया मशीन ने तो दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, रिवार्ड और पेनल्टी के बेसिस पर। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस जीरो इन MS एक्सेल 2021? अब देखो, एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्प्रेडशीट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। स्प्रेडशीट से दो क्वेश्चन बहुत फेमस हैं। कंट्रोल जीरो का काम क्या होता है बताइए? बिल्कुल सही, हाइड द सिलेक्टेड कॉलम। एक कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल जीरो का यूज करते हैं, और कंट्रोल +9 का यूज करते हैं टू हाइड द सिलेक्टेड रो। इन दोनों को याद रखिएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। कंट्रोल जीरो क्या करता है? कॉलम को हाइड करता है, और कंट्रोल +9 क्या करता है? रो को हाइड करने में मदद करता है। ये मैंने कैसे आपको याद करवाया था? रोना नहीं है, रो नो, रो 9 और जीरो यानी कॉलम सी को अगर हम पूरा बना दें तो क्या बन जाता है? जीरो, है ना। सी को अगर कंप्लीट कर दें तो क्या बन जाएगा? ओ या जीरो। तो दैट इज कंट्रोल +0 टू हाइड द कॉलम, कॉलम को छुपाने के लिए, और कंट्रोल +9 टू हाइड द रो, यानी रो को छुपाने के लिए। समझ में आया? नेक्स्ट, डैश इज अ लाइट वेट IoT प्रोटोकॉल। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो कि हल्की फुल्की प्रोटोकॉल मानी जाती है, जो कि लाइट वेट मानी जाती है? IP, COAP, STTP या MQTT? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज MQTT प्रोटोकॉल, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है IoT में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल भी मानी जाती है, और ये लाइट वेट प्रोटोकॉल भी मानी जाती है, हल्की प्रोटोकॉल मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, which of the following is used to capture data from the physical world in IoT devices? IoT उपकरणों में भौतिक दुनिया से डेटा कैप्चर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उनको इंटरनेट से कनेक्ट करना। चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, उसे इंटरनेट से कनेक्ट कर दो, चाहे वो ब्लूटूथ हो, उसे इंटरनेट से कनेक्ट कर दो, चाहे वो एलेक्सा हो, इंटरनेट से कनेक्ट कर दो, रेफ्रिजरेटर हो, इंटरनेट से कनेक्ट कर दो। दैट इज कॉल्ड IoT। और IoT जो है वो डेटा किससे कैप्चर करता है? सेंसर से। सेंसर लगे होते हैं ना, जिससे डेटा को कैप्चर किया जाता है।
तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डेटा को कैप्चर करने के लिए, डेटा कैप्चर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो क्या है? सेंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन द आईओटी? आईओटी में सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? प्रोटोकॉल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे एफटीपी हो, चाहे एसटीटीपी हो, एसटीटीपीएस हो, एसएमटीपी हो, पीओपी हो, आईमैप हो, है ना। आप लोग ने देखे होंगे एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखे होंगे प्रीवियस एग्जाम्स में। तो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन द आईओटी? आईओटी में सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर टीसीपी आईपी की दोस्तों बात करें तो इसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। मेन प्रोटोकॉल होती है ये इंटरनेट की नेटवर्किंग की। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है, जबकि यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आती है। मालूम है ना? बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल कौन सी है? एचटीटीपी। यूडीपी क्या है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द आईओटी सिस्टम दैट एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम? बताइए, आईओटी प्रणाली का वह घटक क्या है जो किसी प्रोग्राम को निष्पादित करता है? आईओटी में किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, प्रोसेस करवाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सेंसर की, माइक्रो कंट्रोलर की, एक्चुएटर या अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर इज माइक्रो कंट्रोलर, यानी सेकंड इज द राइट वन। एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है? किसी भी सॉफ्टवेयर पर जब हम क्लिक करते हैं तो वो एग्जीक्यूट करता है, और हम लोग जानते हैं कि पूरे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करने का काम सीपीयू का होता है, और सीपीयू को प्रोसेसर भी बोलते हैं या माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। उसी प्रकार आईओटी में एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? माइक्रो कंट्रोलर का होता है। ये जो आपके सामने बना हुआ है दैट इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर, यही सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे इन विच एन आईओटी डिवाइस इज एसोसिएटेड विद डेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका आईओटी डिवाइस को डेटा से जोड़ता है? इंटरनेट, क्लाउड, ऑटोमेटा या नेटवर्क? जब भी हम आईओटी की बात करते हैं तो आईओटी का मेन मकसद क्या है? आईओटी का मेन मकसद है डेटा को स्टोर करके रखना क्लाउड में, और हमें जब भी रिक्वायरमेंट हो तो उस डेटा को प्रोवाइड कर देना। तो यानी आईओटी की जब भी बात होगी तो क्या क्लाउड कंप्यूटिंग की बात होगी? क्या क्लाउड की बात होगी? जी हां। क्लाउड का मतलब आप जानते हैं, जैसे सेल्स फोर्स है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, एज्योर है, एडब्ल्यूएस है, ओरेकल है, आईबीएम वॉटसन है, थिंक स्पीक है, सिस्को है। ये सब आपके क्या हैं? क्लाउड प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं, जहां पर डेटा को इंटरनेट पर स्टोर किया जाता है। जैसे गूगल ड्राइव क्या है? क्लाउड प्लेटफॉर्म ही तो है गूगल का, जहां डेटा को स्टोर करके रखते हैं। वेरी गुड। व्हाट इज द रोल ऑफ बिग डेटा इन आईओटी स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर? कह रहे आईओटी के स्मार्ट ग्रिड वास्तुकला में बिग डेटा का क्या भूमिका रही है? बिग डेटा का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मेंटेन करने के लिए हडूप जैसे ओपन सोर्स डेटाबेस का प्रयोग किया जाता है ना, बड़े डेटा को। और बड़े डेटा पर हम क्या करते हैं? बिग डेटा को हम अच्छे तरीके से स्टोर करते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ बिग डेटा इन आईओटी स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर? टू स्टोर द डेटा। बिग डेटा का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग क्लाउड में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो दैट इज टू स्टोर द डेटा। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर ऑफ सिक्योर एमक्यूटीटी? वेरी इंपॉर्टेंट वन। पोर्ट नंबर यहां पर बहुत एग्जाम में पूछा गया। एचटीटीपी का पोर्ट नंबर बताइए, एसएमटीपी का पोर्ट नंबर बताइए, पीओपी का पोर्ट नंबर बताइए, एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर बताइए, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। कह रहे एमक्यूटीटी का पोर्ट नंबर क्या है?
MQTT जो है वो 2 पोर्ट नंबर पर काम करती है। पहला डिफॉल्ट अनइनक्रिप्टेड पोर्ट नंबर 1883। डिफॉल्ट का मतलब अपने आप, अनइनक्रिप्टेड का मतलब जो सिक्योर नहीं है वो है 1883। दूसरा सिक्योर MQTT पोर्ट, इनक्रिप्टेड का मतलब जिसे इनक्रिप्ट कर दिया गया, जिसे सिक्योर कर दिया गया, जिसे सुरक्षित कर दिया गया, वो है 8883। क्वेश्चन में क्या पूछा था? बाय डिफॉल्ट नहीं, सिक्योर पूछा था, तो आंसर क्या हो गया? 8883। और अगर यहीं पर पूछा गया होता कि MQTT का वो पोर्ट नंबर बताइए जो अनसिक्योर्ड है, जो अनइनक्रिप्टेड है या डिफॉल्ट है, तो आंसर क्या हो जाता? 1883। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इज द बेसलाइन फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शंस? बताइए, क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीक आधार रेखा है? क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी करेंसी जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक ऐसी करेंसी जिसका कोई मालिक ना हो, दैट इज कॉल्ड अ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल क्या है? जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है। और क्रिप्टो करेंसी किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है? तो आंसर है ब्लॉकचेन। छोटे छोटे ब्लॉक्स को मिलाकर हम बनाते हैं चेन, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ ब्लॉकचेन। तो क्रिप्टो करेंसी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? दैट इज ब्लॉकचेन। नेक्स्ट, which of the following is a lightweight process that can run independently or as a part of process? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस तो एक बड़ा हो गया, और छोटे छोटे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेड। तो आंसर क्या हो गया? दैट इज थ्रेड। लाइट वेट प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेड। एग्जाम्पल से समझिए, MS वर्ड क्या है? एक प्रोसेस है, लेकिन MS वर्ड के अंदर क्या हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, स्पेल चेकिंग कर सकते हैं, थेसोरस का यूज कर सकते हैं, मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं, मैक्रोस का यूज कर सकते हैं? जी हां। पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं, हम ब्लर कर सकते हैं किसी भी चीज को, हम बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ये सब छोटे छोटे क्या हैं? दीज आर कॉल्ड थ्रेड। तो लाइट वेट प्रोसेस इज कॉल्ड अ थ्रेड। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट टैब इन MS वर्ड यू विल यूज टू एक्सेस द मेल मर्ज ऑप्शन? अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप लोग ने देखा होगा कि मेल मर्ज बहुत पूछा गया है ना? कई बार मेल मर्ज से क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं। तो मुझे बताओ कि MS वर्ड में मेल मर्ज विकल्पों तक पहुंचने के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे? होम टैब, इंसर्ट, रेफरेंस या मेलिंग? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज मेलिंग टैब। मेल मर्ज ऑप्शन हमें MS वर्ड में कहां पर मिलता है? किस टैब के अंदर मिलता है? दैट इज मेलिंग टैब, जहां पर हम एक साथ कई सारे लोगों को मेल भेज सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अ मेल मर्ज फंक्शनैलिटी। जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो आपको होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, फिर मेलिंग्स नाम का टैब मिलता है। मेलिंग पर जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पर स्टार्ट मेल मर्ज का फंक्शन आता है। जैसे ही आप स्टार्ट मेल मर्ज करते हैं, लेटर बना सकते हैं, ईमेल मैसेजेस बना सकते हैं, एनवलप बना सकते हैं, लेबल्स बना सकते हैं, डायरेक्टरी बना सकते हैं। इन सबको आप क्रिएट कर सकते हैं और एक साथ सेंड भी कर सकते हैं। दैट इज मेल मर्ज। नेक्स्ट, मेल मर्ज इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डॉक्यूमेंट डिजाइन with a list to create multiple copies of document for each entry in the list is called। कह रहा मेल मर्ज में जो लिस्ट होती है ना, जब आप कई सारे लोगों को मेल भेजते हैं तो एक लिस्ट बना लेते हैं ना, उस लिस्ट को क्या बोलते हैं? मेल मर्ज एक प्रक्रिया है जिसमें दस्तावेज डिजाइन को सूची के साथ संयोजित करके सूची में प्रत्येक प्रविष्ट के लिए दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाती हैं। उस सूची को क्या बोलते हैं? मेन डॉक्यूमेंट नहीं, डेटा सोर्स यस, फॉर्म लेबल नहीं, डेटाबेस नहीं। दैट इज कॉल्ड अ डेटा सोर्स। देखिए, डेटा सोर्स, फिर स्टार्ट डॉक्यूमेंट,
फिर जिसको भेजना है उसको आप भेज सकते हैं। तो जो लिस्ट ऑफ पर्संस होते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल्ड डेटा सोर्स इन मेल मर्ज, वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, व्हाट डज द फॉर्मूला इक्वल्स टू राउंड 2.15, 1 रिटर्न इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सूत्र राउंड 2.15, 1 क्या देता है? प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन, बताइए। बहुत आसान है, क्या कह रहा है? 2.15, 1 यानी पॉइंट के एक डिजिट पर राउंड कर दीजिए। तो पॉइंट के बाद 1 का मतलब पॉइंट के बाद क्या दिया हुआ है? 15, और 15 में 1 को क्या कर दिया जाएगा? राउंड, यानी 2। तो 2.2 इज द राइट आंसर। कहीं मिला? हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। तो जो कॉमा के बाद 1 दिया हुआ है इसका मतलब कि पॉइंट के बाद वाला नंबर जो है उसको राउंड करना है। अगर 4 तक होगा यानी 1 के बाद में जो नंबर होगा वो टिल 4 होगा तो राउंड नहीं होगा। अगर बड़ा नंबर होगा 4 से ज्यादा तो उसको राउंड कर देते हैं। तो 15 है तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, व्हाट डज द फॉर्मूला इक्वल्स टू राउंड 5.678, 2 रिटर्न इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के सूत्र में राउंड 5.678, 2 क्या देता है? और 2 का मतलब पॉइंट के आगे 2 प्लेसेस देखी, 6 और 7। तो सेकंड वाली पोजीशन को राउंड कर दीजिए, 7 की जगह पर क्या हो जाएगा? 8। तो यानी 5.68 दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? वेरी गुड। अगला देखो, चूज द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स से भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, ओपन सोर्स का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनमें हम बदलाव कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, और जिसके सोर्स कोड को देखा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। तो इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताइए। एंड्रॉइड, यस ओपन सोर्स है। लाइनेक्स, बिल्कुल। ओपन सोलरिस, हाँ। ऑल ऑफ दीज, यस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। एंड्रॉइड है, लाइनेक्स है, सोलरिस है, यूबुंटू है ना। ये सब हमारे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनमें बदलाव भी किया जा सकता है और जिनके कोड को देखा भी जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट्स कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? WWW किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया। वर्ल्ड वाइड वेब की रीढ़ किसे माना जाता है? URL, HTML, HTTP या FTP? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल होती है। और HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है? 808080। और HTTPS का पोर्ट नंबर क्या होता है? 443। क्लियर? बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, रीढ़ किसे बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब की? HTTP को। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जहां एड्रेस डालते हैं वेबसाइट का। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके द्वारा वेबसाइट बनाई जाती है। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए प्रोटोकॉल यूज होती है, दैट इज FTP। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? जीमेल में ईमेल अटैचमेंट की साइज लिमिट क्या है? कितनी बड़ी साइज हम अटैच कर सकते हैं जीमेल के केस में? करेक्ट आंसर है 25 MB। 25 MB की फाइल से ज्यादा हम अटैच नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम करते हैं तो वो गूगल ड्राइव के फॉर्मेट में अटैच हो जाती है। तो व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? दैट इज 25 MB। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिट्रीविंग द ईमेल फ्रॉम द सर्वर। बताइए, सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ईमेल की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर 4 प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं। कौन कौन सी? मेल भेजने के लिए SMTP, मेल रिसीव करने के लिए POP3 या IMAP, और अटैचमेंट के लिए MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल, MIME प्रोटोकॉल। रिट्रीव ईमेल के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होगी? या तो POP3 या तो IMAP। क्या POP3 गिवन है? हां। क्या IMAP गिवन है? नहीं।
सो द करेक्ट आंसर इज POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। अगर क्वेश्चन में दे रहा होता मेल को सेंड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होगी तो SMTP हो जाता। अगर क्वेश्चन में दे रहा होता अटैचमेंट के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होगी तो माइम हो जाता, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा होता कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस को ऑटोमेटिक असाइन करती है तो DHCP हो जाता, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो IP एड्रेस को ऑटोमेटिक या डायनेमिक असाइन करती है। क्लियर है? नेक्स्ट, ईमेल से बहुत क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, है ना, 2-3 क्वेश्चन देखे जाते हैं ईमेल के रिगार्डिंग। नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर, विश्व के पहले प्रोग्रामर का नाम बताइए। चार्ल्स बेबेज, हरमन होलरेथ, आर्यभट्ट या अडा लवलेस? बिल्कुल सही, लेडी हैं, महिला हैं, दुनिया की पहली प्रोग्रामर, दैट इज एडा लवलेस। ब्यूटी विद ब्रेन, है ना, इन्होंने ही पहला प्रोग्राम या पहला सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, दैट इज एडा लवलेस। नेक्स्ट, among these which is not open source software, कह रहा है इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अभी हम लोग ने देखा था ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें एडिटिंग कर सकते हैं, जिसका सोर्स कोड देख सकते हैं। लाइनेक्स ओपन सोर्स है, एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, ओपन ऑफिस, लिब्रा ऑफिस जिसे बोला जाता है ओपन सोर्स है, MS ऑफिस ये ओपन सोर्स नहीं है, ये पेड है। तो आंसर हो जाएगा MS ऑफिस, यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, है ना, दिस इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी, फिशर एडा, एलन न्यूवेल या एलन ट्यूरिंग? बिल्कुल सही, पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज जॉन मैकार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने बनाया, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? मिस्टर जॉन मैकार्थी। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया काम आपने किया। अगर आप ये डेवलप नहीं करते तो ये टॉपिक ऐड नहीं होता, है ना। तो आपको परेशान करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज मिस्टर जॉन अब्राहिम नहीं, जॉन मैकार्थी, द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज कॉल्ड, जल्दी से बताइए, मालूम है आपको, घमंड नहीं करते लेकिन आप लोग बताइए, पहली आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? पाइथन, IPL, लिस्प या मशीन लैंग्वेज? लिस्प, जिसे लिस्ट प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। AI को बनाने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, है ना, जैसे पाइथन है, जैसे आपकी प्रोलॉग है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, C++ भी है, जावा भी है ना। इन सब के थ्रू हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं। लेकिन पहली AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? दैट इज लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT वॉज कॉइन्ड इन 1999। कब ये IoT लॉन्च किया गया, कॉइन किया गया? 1999 में, बाय द कंप्यूटर साइंटिस्ट। नाम बताइए, मालूम है आपको, जल्दी से बताइए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द 1999 में कंप्यूटर वैज्ञानिक केविन एस्टॉन के द्वारा गढ़ा गया। सो द करेक्ट आंसर इज केविन एस्टॉन। विंट सर्फ, इंटरनेट के फाउंडर। एलन ट्यूरिंग, ट्यूरिंग मशीन जिन्होंने बनाई। डेनिस रिच्ची, सी प्रोग्रामिंग के फाउंडर मिस्टर डेनिस रिच्ची। और केविन एस्टॉन, जिन्होंने IoT टर्म दिया, मिस्टर केविन एस्टॉन। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? मुस्कुरा रहे हैं, देखो, है ना, IoT के जनक केविन एस्टॉन। नेक्स्ट, डैश इज अ फ्रेमवर्क दैट मैनेजेस बिग डेटा। डैश एक ढांचा है जो बिग डेटा को प्रबंधन करता है या बिग डेटा का प्रबंधन करता है। बिग डेटा का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और बिग डेटा को मैनेज करने वाला जो फ्रेमवर्क है वो क्या है? हडूप। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, हडूप डेटाबेस सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर द फ्रेमवर्क ऑफ द बिग डेटा। तो बिग डेटा के केस में जो सबसे पॉपुलर ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है वो क्या है? हडूप है। नेक्स्ट,
डैश इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल द पैकेट पासिंग थ्रू अ गिवन नेटवर्क। डैश किसी दिए गए नेटवर्क से गुजरने वाले सभी पैकेटों की निगरानी और कैप्चरिंग की प्रक्रिया है। बताइएगा। वेरी गुड। इंटरनेट पर जितने भी डेटा है वो पैकेट्स के फॉर्मेट में ही ट्रेवल किया जाता है, आप जानते हैं। उनके ऊपर मॉनिटर करना और कैप्चर करने का काम किसका होता है? स्निफिंग का। तो स्निफिंग एक तरीके का क्या है? मैलवेयर अटेम्प्ट है, जिसके द्वारा हम पैकेट्स पर निगरानी रखते हैं कि कौन सा पैकेट भेजा गया, कौन सा डेटा भेजा गया। दैट इज कॉल्ड स्निफिंग। स्निफर डॉग्स का नाम तो आपने सुना होगा, सूंघने वाले कुत्ते, है ना, जो मिलिट्री में अपॉइंट किए जाते हैं बम स्क्वाड्स को पकड़ने के लिए कि बम कहां पर है ना, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, क्रिमिनल एक्टिविटीज को एक्वायर किया जाए कि कहां पर हो रही हैं। तो उसके लिए स्निफर डॉग्स को अपॉइंट करते हैं, और स्निफर डॉग क्या करते हैं? सूंघ के पता लगाते हैं, है ना। तो स्निफिंग का मतलब मॉनिटरिंग या कैप्चरिंग ऑफ द पैकेट्स। नेक्स्ट, इट इज अ साइबर क्राइम इन विच द अटैकर फ्लड्स अ सर्वर। पूछा भी गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। यह एक साइबर अपराध है जिसमें हमलावर सर्वर में बाढ़ ला देता है। सर्वर में फ्लड लाने का तरीका दैट इज कॉल्ड डीओएस या डीडीओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। दैट इज द करेक्ट आंसर। और ये क्या है? ये अपराध की कैटेगरी में आता है ना। सबसे बड़ा अपराध माना जाता है ये साइबर सिक्योरिटी के केस में। साइबर के केस में जो डीडीओएस है वो क्या है? एक ऐसी चीज, इसमें क्या करते हैं ना कि रोबोट बनाते हैं। सबसे पहले डीडीओएस में रोबोट से कहते हैं कि सर्वर पर इतनी रिक्वेस्ट करो कि सर्वर बैठ जाए। भाई इंसान को बैठाने का तरीका क्या है कि उससे इतने क्वेश्चन पूछ लो कि वो आंसर ही ना कर पाए, है ना। तो वो कहेगा मैं कंफ्यूज हो गया। ऐसी सर्वर से इतनी रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं, और सर्वर का काम क्या? रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करना। जब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भेजी जाएगी सर्वर के पास, तो सर्वर कहेगा मुझे तो पता ही नहीं, मैं किसका रिप्लाई करूं। तो सर्वर अपनी सर्विसेज को क्या कर लेता है? शट डाउन कर लेता है, और इस दौरान हैकर सर्वर को हैक कर लेता है। दिस इज कॉल्ड डीडीओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। देयर आर एसेंशियली डैश टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। बताइए, ई गवर्नेंस अनिवार्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 5 या 6? करेक्ट आंसर है 4 प्रकार की। कौन कौन सी? G2C गवर्नेंस टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। तो कितने प्रकार की हमारी ई गवर्नेंस हो गई? 4। गवर्नमेंट जब सिटीजन से बात करती है या सर्विसेज लेती है, गवर्नमेंट जब बिजनेस से इंटरेक्ट करती है, सरकार जब सरकार से इंटरेक्ट करती है, और गवर्नमेंट जब एम्प्लॉयज से इंटरेक्ट करती है टीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। नेक्स्ट बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन। बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट्स आर देयर इन एमएस एक्सेल वर्कबुक 2021? हम जानते हैं कि पुराने वाले वर्जन्स में कितनी वर्कशीट बाय डिफॉल्ट हुआ करती थी एमएस एक्सेल में? 3। लेकिन लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो कितनी है? 1 बाय डिफॉल्ट। तो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 2024 आ चुका है ना। मालूम होगा आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या एमएस ऑफिस का जो नया वर्जन है वो 2024 है। और इन सभी में लेटेस्ट वर्जन्स में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट हैं? दैट इज 1। तो आंसर इज 1 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट। देख सकते हैं आप इमेज में, है ना। ये है आपकी एक्सेल शीट। क्या बहुत सारी शीट ऐड कर सकते हैं? जी हां, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितनी है लेटेस्ट वर्जन में? 1। और पुराने वाले वर्जन्स में कितनी है? 3। नेक्स्ट, इन विच टेक्स्ट ईमेल मैसेजेस आर यूजुअली इनकोडेड? कह रहे किस टेक्स्ट में ईमेल संदेशों को आमतौर पर इनकोड किया जाता है? हम जानते हैं कि जितने भी ईमेल मैसेजेस होते हैं हमारे, क्या वो इनकोडेड फॉर्मेट में होते हैं? हां, ताकि हैक ना हो। और ईमेल में जो सिक्योरिटी यूज होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रेटी गुड प्राइवेसी। याद आया, पढ़ाया था मैंने। ईमेल में यूज होने वाली जो सिक्योरिटी है दैट इज कॉल्ड पीजीपी, प्रेटी गुड प्राइवेसी। और ईमेल में मैसेजेस को यूजुअली जो इनक्रिप्ट किया जाता है, जो इनकोड किया जाता है, वो आस्की में किया जाता है, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि 7 बिट का कोड है
है ना। आस्की कितने बिट का कोड होता है? 7 बिट का। ई आस्काई कितने बिट का कोड होता है? 8 बिट का, 8 बिट का। एक्सटेंडेड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना, मालूम होगा आपको ये चीज। तो नेक्स्ट, when the mail server send mail to another email server it become, जब मेल सर्वर दूसरे मेल सर्वर को मेल भेजता है तो वो क्या बन जाता है? बताइए। सेंड करने वाला कौन होगा? क्लाइंट। रिस्पॉन्स देने वाला कौन होगा? सर्वर। तो सेंड की जब भी बात होगी तो आंसर क्या होगा? क्लाइंट। जो सेंड करेगा वो रिक्वेस्ट करेगा, और रिक्वेस्ट करने वाला क्या कहलाता है? क्लाइंट। और जो रिस्पॉन्स देगा वो कौन होता है? सर्वर। तो व्हेन द मेल सर्वर सेंड मेल टू अदर मेल सर्वर इट बिकम्स SMTP क्लाइंट। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज बेटर सुटेड फॉर कॉन्फ़िगरेशन वेयर ईमेल्स नीड टू बी एक्सेस्ड ओनली फ्रॉम अ सिंगल डिवाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। बताओ ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो उन कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेहतर अनुकूल है जहां ईमेल को केवल एक डिवाइस से एक्सेस करने की आवश्यकता है। अब देखो यहां पर बात क्या एक्सेस करने की हो रही है मेल को? हां, इसका मतलब आंसर या तो POP3 होगा या IMAP होगा। ऑप्शन में POP3 है, IMAP है। अब आगे देखो, सिंगल डिवाइस, एक डिवाइस से ही हम ईमेल को रीड कर सकते हैं, इसका मतलब POP3 की बात हो रही है। अगर कहा जाता कि हम किसी भी डिवाइस से मेल को रीड कर पाएंगे तो आंसर IMAP हो जाता। जैसे जीमेल के केस में, अगर जीमेल आपको ओपन करना है तो वो मोबाइल से भी ओपन कर लेंगे, लैपटॉप से भी ओपन कर लेंगे, किसी दूसरी डिवाइस से भी ओपन कर लेंगे, किसी घर में तीसरी डिवाइस से भी ओपन कर लेंगे, है ना। जीमेल के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? gmail.com, यूजर नेम और पासवर्ड, ओपन हो गया। लेकिन MS आउटलुक को क्या ऐसे कर सकते हैं? थंडरबर्ड को क्या ऐसे ओपन कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, दैट इज कॉल्ड अ POP3। तो जहां सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की बात होती है वहां सिंगल डिवाइस की बात होती है, और सिंगल डिवाइस के केस में जो प्रोटोकॉल यूज होती है दैट इज POP3। लेकिन मल्टीपल डिवाइस के केस में जो प्रोटोकॉल यूज होती है दैट इज IMAP। SMTP कब होगा? जब मेल सेंड करने की बात हो रही होगी। माइम कब होगा? जब अटैचमेंट की बात हो रही होगी, या SMTP के एडवांस्ड वर्जन की बात हो रही होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइम, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ईमेल प्रोटोकॉल? कह रहा ईमेल प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है ना। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, मैच दी कॉलम के फॉर्मेट में, रेफरेंस के बेसिस पर बताइए, है ना। इस तरीके के आ रहे हैं ना। कॉन्सेप्ट पर पकड़ होगी तो आसानी से कर लेंगे, है ना। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। SMTP IMAP क्या ईमेल प्रोटोकॉल है? जी हां। SMTP POP3 मेल प्रोटोकॉल है? यस। माइम और FTP ईमेल प्रोटोकॉल है? नहीं, FTP नहीं है। माइम तो है लेकिन FTP नहीं। माइम एंड POP3 आर ईमेल प्रोटोकॉल? यस। यानी थर्ड गलत है, बाकी सब सही है। और थर्ड में भी क्या गलत है? माइम तो है लेकिन FTP नहीं है ना। FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द फाइल फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग पर्पस, लेकिन FTP आपकी मेल में यूज नहीं होती। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश इज अ सर्च इंजन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन का नाम बताइए। बिंग, अल्टा विस्टा, गूगल या डकडकगो? हम लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है दैट इज बिंग। बिंग किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। डकडकगो किसका है? डकडकगो की बात करें तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें ऐसी सर्च प्रोवाइड करता है जो इनकॉग्निटो मोड में होती है, या आप कह सकते हैं कि जो सेफ मोड में होती है, टॉर ब्राउजर के साथ में। जब हम टॉर ब्राउजर यूज करते हैं तो उसके साथ में जो सर्च इंजन होगा वो डकडकगो होगा। और ये डकडकगो क्या है? एक ऐसा सर्च इंजन है जो प्रोटेक्टेड है ना। इसमें कुकीज मेंटेन नहीं हो सकती, इसमें हिस्ट्री मेंटेन नहीं हो सकती। जितने भी क्रिमिनल काम करने के लिए यूज हो रहा है दैट इज डकडकगो, और इसके साथ में जो ब्राउजर यूज होगा दैट इज
Tor browser, the Onion router. Next, what will be the output of the function cell floor 3.7, 2 in MS Excel 2021? या किसी भी वर्जन में बात करें, बताइए। MS Excel 2021 में फंक्शन सेल बराबर फ्लोर 3.7, 2 का आउटपुट क्या होगा? हम लोग जानते हैं फ्लोर में क्या किया जाता है, ध्यान से देखिए। 2 की टेबल पढ़ेंगे, यानी जो दूसरा वाला नंबर है, पहला नंबर है 3.7, दूसरा नंबर है 2, तो जो दूसरा नंबर होता है उसकी टेबल पढ़ी जाती है। किसमें? पहले वाले नंबर में। फ्लोर के केस में जो नंबर दिया है उससे कम होना चाहिए, तो 3.7 से कम होना चाहिए और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 2 1 2, 2 2 4, 4 तो हो गया ज्यादा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 1 2, क्योंकि फ्लोर का मतलब कम वाली वैल्यू, तो 2 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट वन। फिर से देखो, दूसरे वाले नंबर की टेबल पढ़ते हैं, 2 की टेबल पढ़ेंगे। फ्लोर के केस में 3.7 से कम होना चाहिए, फ्लोर का मतलब कम वाली वैल्यू, तो 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 से डिविजिबल भी होनी चाहिए और 3.7 से कम भी होनी चाहिए। तो क्या होगा? 2 1 2, 2 2 4 ज्यादा हो गई। 4 आंसर तब होगा जब फ्लोर की जगह पर सीलिंग दिया होता। सीलिंग का मतलब ज्यादा वाली वैल्यू, तो 4 आंसर हो जाता कब? जब क्वेश्चन सेम होता और फ्लोर की जगह पर क्या दिया होता? सीलिंग दिया होता, तो 4 हो जाता करेक्ट आंसर। ज्यादा वाली वैल्यू 2 की टेबल पढ़ेंगे, 3.7 से ज्यादा होना चाहिए सीलिंग में, तो 2 2 4, दैट इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, HTTP uses port number dash whereas HTTPS uses port number dash. पोर्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा कोई ना कोई क्वेश्चन, है ना। मैं एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा पोर्ट नंबर के बेसिस पर, इंपॉर्टेंट है। देखो, HTTP किस पोर्ट नंबर पर काम करता है? 8080, और HTTPS किस पोर्ट नंबर पे काम करता है? 443, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 80, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर जो SSL या TLS पर काम करती है HTTPS, ये पोर्ट नंबर 443 हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ MS Excel 2021? MS Excel का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या है, बताइएगा। MS Excel 2021 या किसी भी वर्जन की बात करें का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? शीट 1, बुक 1, डॉक्यूमेंट 1 या एक्सेल 1? या आता है, बताएंगे नहीं? बिल्कुल सही, एक्सेल फाइल्स का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम होगा बुक 1। जब हम MS Excel की फाइल बनाते हैं और इसको सेव नहीं करते, तो हमें बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नाम है टाइटल बार में वो क्या दिखता है? बुक 1 के नाम से। लेकिन अगर हम इसको सेव कर देंगे तो हमें टाइटल बार में बुक 1 की जगह पर वो नाम दिखेगा जिस नाम से हम सेव कर रहे हैं। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ऑन अ माइक्रो कंप्यूटर, बताइए। डैश माइक्रो कंप्यूटर पर पहली इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट थी। स्प्रेडशीट का मतलब जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में हो, दैट इज कॉल्ड अ स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट की MS Excel, और सबसे पुरानी या सबसे पहली की बात करें तो दैट इज VC Calc, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। द फर्स्ट एवर स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज VC Calc। सबसे पुरानी पूछें या सबसे पहली पूछें, इन दोनों केसेस में आंसर क्या होगा? VC Calc। एक्सेल आपकी माइक्रोसॉफ्ट की हो गई, नंबर्स आपकी एप्पल के केस की हो गई, है ना। एप्पल के केस में जो स्प्रेडशीट होती है दैट इज कॉल्ड नंबर्स। याद है ना, पेजेस, नंबर्स, कीबोर्ड, याद करवाया था बहुत अच्छे से कि पेजेस MS वर्ड का जो एप्पल का सब्स्टिट्यूट है दैट इज कॉल्ड पेजेस। नंबर्स एक्सेल के केस में, है ना, यहां पर जो एप्पल के केस में कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? नंबर्स। और कीनोट MS पावर पॉइंट का जो सब्स्टिट्यूट है एप्पल में दैट इज कॉल्ड कीनोट, है ना। याद रखिएगा सब चीजें, बार बार रिवाइज अगर किया होगा तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, रिवीजन मस्ट है। What is MQTT primarily used for in IoT? बताइए। IoT में MQTT मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? यूजर कम्युनिकेशन,
सिस्टम ट्रांसफर, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन या क्रिएट कनेक्शन के लिए? बिल्कुल सही। MQTT, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जिसके बारे में अभी बात करी थी हम लोगों ने, ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। दो मशीन आपस में कैसे कम्युनिकेट करेगी? वाया विच प्रोटोकॉल? वाया MQTT प्रोटोकॉल। टू या मोर देन टू मशीन्स कम्युनिकेट विच ईच अदर, है ना, दो या दो से ज्यादा मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करेंगी MQTT में। वाया इन IoT, दैट इज मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, MQTT। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि MQTT प्राइमरी यूज्ड फॉर IoT फॉर विच पर्पस? मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन पर्पस। नेक्स्ट, डैश इज सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। बताइएगा, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय घटक है जो कंप्यूटर और हार्डवेयर के संचालन को प्रबंधन करता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो कर्नल और शेल पर डिपेंडेंट है, लेकिन जो सेंट्रल कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कर्नल है। क्योंकि काम कौन करता है? कर्नल। काम करवाता कौन है? कर्नल। जैसे मिलिट्री में कर्नल होते हैं ना, वही सर्वो सर्वा होते हैं, सेंट्रल वही होते हैं, सारा काम करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम, खास तौर पे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या एंड्रॉइड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेन सेंट्रल कंपोनेंट है वो क्या है? दैट इज कर्नल। नेक्स्ट, और अगर यूजर की कहीं पर बात की जाए तो शेल होगा, कि यूजर के सबसे करीब कौन सा होता है? तो शेल हो जाता है ना, यूजर के रिस्पेक्टिव शेल, और सेंट्रल कंपोनेंट दैट इज कर्नल। डैश वाज अ बूट सेक्टर वायरस which means it infected the boot sector of floppy disk। जैसे एग्जाम में पूछा गया था कि पहला वायरस का नाम बताइए, है ना, कितना आसान क्वेश्चन। क्रीपर। पहला एंटीवायरस कौन सा है? रीपर। पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है? ब्रेन। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ब्रेन इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। रेट्रो वायरस कौन सा होता है? जल्दी से बताइए। विच इज कॉल्ड रेट्रो वायरस? वो वायरस जो एंटीवायरस को किल कर दे, दैट इज कॉल्ड अ रेट्रोवायरस, है ना, जो एंटीवायरस की फंक्शन को ही स्टॉप कर दे, दैट इज कॉल्ड रेट्रोवायरस। याद है? रेसिडेंट वायरस कौन सा होता है? जो रैम में स्टे करता है, दैट इज कॉल्ड रेसिडेंट वायरस। क्रीपर फर्स्ट वायरस, रीपर फर्स्ट एंटीवायरस। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस? पहली इंटरनेट ऑफ थिंग उपकरण का नाम बताइए। IoT के रिगार्डिंग जो पहली डिवाइस है उसका नाम क्या है? स्मार्ट वॉच, टोस्टर, स्मार्ट टीवी या स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम? बहुत बढ़िया, एंड द करेक्ट आंसर इज टोस्टर। ये पहली डिवाइस बनी जिसे IoT डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया, टोस्टर। फर्स्ट इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस वाज अ टोस्टर। नेक्स्ट, which is not a fundamental component of IoT system? IoT प्रणाली का मूलभूत घटक कौन सा नहीं है? IoT सिस्टम में क्या नहीं आता है? सेंसर, कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस या ट्रांसफॉर्मर? IoT का पार्ट कौन सा नहीं है, घटक कौन सा नहीं है? द आंसर इज ट्रांसफॉर्मर। IoT के कंपोनेंट की बात करें या IoT की घटक की बात करें तो इसमें मेन 4 घटक होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? सेंसर जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, कनेक्टिविटी जो क्लाउड से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में काम करती है, डेटा प्रोसेसिंग जो डेटा को एग्जीक्यूट करता है, और यूजर इंटरफेस जो यूजर से जोड़ता है। तो IoT के अगर आपसे पूछा जाए कितने घटक होते हैं, कितने कंपोनेंट होते हैं, तो आंसर है 4। सेंसर, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग और यूजर इंटरफेस। फिर से एक बार, सेंसर, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग और यूजर इंटरफेस। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट डज एक्रोनिम NLP स्टैंड्स इन बिग डेटा टेक्निक? बिग डेटा का मतलब अभी मैंने आपको बताया था हडूप, जो बड़े बड़े डेटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जा रहा है, दैट इज बिग डेटा। और बिग डेटा में NLP का मतलब क्या होता है?
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। एनएलपी का मतलब आप लोगों ने एलेक्सा का नाम तो सुना होगा, सिरी का नाम तो सुना होगा, गूगल नाउ का नाम तो सुना होगा, जेमिनी का नाम तो सुना होगा, है ना। ये सब आपके क्या हैं, एनएलपी है। क्योंकि जो लैंग्वेज आप बोलते हैं, क्या एलेक्सा उस लैंग्वेज को समझ जाता है? जी हां। सिरी उस लैंग्वेज को क्या समझ जाती है? जी हां। तो दैट इज व्हाट वी कॉल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी इन बिग डेटा टेक्निक। क्लियर? नेक्स्ट, डैश इज डिजाइंड फॉर लो पावर, लो डेटा रेट एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग वायरलेस सेंसर नेटवर्क एंड होम ऑटोमेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, देखिएगा आप। डैश वायरलेस सेंसर नेटवर्क और होम ऑटोमेशन से जुड़े कम शक्ति कम डेटा दर अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया जाने वाला कौन है? ब्लूटूथ, जिगबी, एमक्यूटीटी या एसटीटीपी। जब कभी भी लो पावर लो डेटा रेट, वायरलेस सेंसर या होम ऑटोमेशन की बात होगी, हमेशा आंसर दोस्तों क्या होगा? जिगबी होगा। जिगबी एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो आईओटी के लिए बनाई गई। और होता क्या था कि पहले ब्लूटूथ का यूज किया जाता था, लेकिन ब्लूटूथ का कनेक्शन यूज करने में सबसे बड़ा जो डीमेरिट है वो क्या है? अगर आप अपने मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन रखते हैं तो क्या उसकी बैटरी जल्दी डाउन होती है ना। आपने देखा होगा कि इंटरनेट अगर वाईफाई ऑन रखेंगे, डेटा ऑन रखेंगे या ब्लूटूथ ऑन रखेंगे तो बैटरी उसकी जल्दी डिग्रेड करती है। ये ब्लूटूथ का डीमेरिट था। इसलिए इस डीमेरिट से लड़ने के लिए, इसके इंप्रूवमेंट के लिए जिगबी प्रोटोकॉल को बनाया गया, जो कि लो पावर पे काम करती है, लो डेटा रेट पर काम करती है, वायरलेस काम करती है जैसे ब्लूटूथ काम करता है, और होम ऑटोमेशन पूरे घर को आपस में कनेक्ट करने के लिए काम करती है। दैट इज कॉल्ड जिगबी प्रोटोकॉल। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड टू एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल सच एज एसएमटीपी। बताइए, अगर आपने सेशन को अच्छे से सुना होगा तो इसका आंसर आपके पास में होगा। बताइए, डैश का उपयोग एसएमटीपी जैसे इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एसएमटीपी का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एसएमटीपी की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वेरी गुड, एसएमटीपी का एडवांस्ड वर्जन माइम, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन का। जो काम एसएमटीपी नहीं कर पाती वो माइम करती है। एसएमटीपी का काम क्या है? मेल को टेक्स्ट फॉर्म में भेजना, लेकिन माइम का काम क्या है? मेल में अटैचमेंट लगा के भेजना। तो एसएमटीपी सिर्फ टेक्स्ट भेज सकती है और माइम अटैचमेंट लगाकर भेज सकती है। समझ में आ गया? तो डैश का उपयोग एसएमटीपी जैसे इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दैट इज माइम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब विंडोज 11? विंडोज का जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 11 है, हम सब जानते हैं। विंडोज 11 क्या सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है? नहीं, एमएस डॉस है, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। ओपन सोर्स है विंडोज, फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल नहीं। रियल टाइम पर काम करती है विंडोज 11 या मल्टीटास्किंग है? हम जानते हैं कि विंडोज 11 क्या है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, जो सर्वर में भी इस्तेमाल की जाती है। यानी करेक्ट आंसर इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू ट्रिगर द Amazon Echo IoT डिवाइस? Amazon Echo IoT डिवाइस को ट्रिगर करने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? हेलो, सिरी, एलेक्सा या हे? Amazon को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं? एलेक्सा, है ना, इसी का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज एलेक्सा, दिस वन। यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं क्लाउड से, Amazon से, सिरी रिलेटेड, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईओटी पार्ट। आईओटी से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। आईओटी है, बिग डेटा है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है ना, प्रोटोकॉल्स हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन? बताइए,
निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? ब्रॉडबैंड का मतलब होता है हाई स्पीड कनेक्शन। सैटेलाइट क्या हाई स्पीड है? बिल्कुल है। डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसे ब्रॉडबैंड बोला जाता है, हाई स्पीड बोला जाता है। डायल अप कनेक्शंस ये नहीं है हाई स्पीड, क्योंकि डायल अप कनेक्शंस का मतलब होता है ऐसे कनेक्शन जो टेलीफोन लाइंस के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें मॉडेम का यूज होता है। तो डायल अप कनेक्शंस आपके स्लो कनेक्शंस में आते हैं, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन में नहीं आते। सो द करेक्ट आंसर इज डायल अप। डायल अप में किसका यूज होगा? मॉडेम का, टेलीफोन लाइंस का। डीएसएल का मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो फास्ट कनेक्शन है। केबल्स, केबल आप लोग जानते हैं ना, फाइबर ऑप्टिक केबल कितनी फास्ट होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल्स, तो ये तो फास्ट है। स्लो कौन सा हो गया? डायल अप हो गया। नेक्स्ट, हु फर्स्ट स्टार्टेड इंटरनेट इन इंडिया? इंडिया में इंटरनेट को सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? बीएसएनएल, एमटीएनएल, आइडिया या वीएसएनएल? करेक्ट आंसर इज विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसे अब टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा खरीद लिया गया है। टाटा कम्युनिकेशंस ने इसको खरीद लिया, लेकिन पहला स्टार्ट किसने किया था इंटरनेट इंडिया में? वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। नाउ इट इज कॉल्ड टाटा कम्युनिकेशंस। क्लियर है? नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल इन आईओटी? अब आईओटी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल कौन सी हो गई? एमक्यूटीटी, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो कि डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जाती है, जो कि लाइट वेट प्रोटोकॉल है। और इसको बनाया किसने दोस्तों? एंडी स्टैनफोर्ड क्लार्क। एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल के जो पापा हैं, जो फाउंडर हैं, वो कौन है? नमस्कार अंकल जी, दैट इज एंडी स्टैनफोर्ड क्लार्क। नाम याद रखिएगा, एंडी स्टैनफोर्ड क्लार्क। नेक्स्ट, डैश इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। डैश एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो सॉफ्टवेयर विकास के लिए व्यापक सुविधाएं प्रदान करता है। बताइए, कह रहा है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा सॉफ्टवेयर को बनाने में। अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एल्गोरिथम की, फ्लोचार्ट की, कंपाइलर्स की, या इंटरप्रेटर की, या असेंबलर की, या उसको बनाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, डॉट नेट, है ना, इन सब की। इन सबको एक साथ क्या बोलते हैं? These are called IDE, Integrated Development Environment, that is called IDE. Very very important one. तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एक सूटकेस होता है पूरा, है ना, जैसे घर पे कोई काम करने आता है ना, लेबर इंजीनियर, तो उसके साथ में पूरा एक टूल बॉक्स होता है ना, वैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास में पूरा टूल्स होते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय डॉस आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है? MS डॉस पर काम करने वाली जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में जो पैकेज है, दैट इज कॉल्ड लोटस 123, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। VCLC क्या था? ओल्ड स्प्रेडशीट पैकेज VCLC, या फर्स्ट स्प्रेडशीट पैकेज VCLC, और डॉस बेस स्प्रेडशीट पैकेज लोटस 123। नेक्स्ट, डैश कैन रेप्लिकेट एंड स्प्रेड विदाउट एनी ह्यूमन एक्टिवेशन। बताइएगा, डैश बिना किसी मानवीय सक्रियता के प्रतिकृति बना सकता है और फैल सकता है, इसे क्या बोलेंगे? वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स या रैंसमवेयर। रेप्लिकेट करे यानी अपनी कॉपीज बनाए, लेकिन ह्यूमन एक्टिवेशन भी ना हो, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट भी ना हो बीच में, यानी बात हो रही है वॉर्म की। राइट वंस रीड मैनी। वायरस और वॉर्म दोनों रेप्लिकेट करते हैं, दोनों अपनी कॉपीज बनाते हैं। वायरस में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होना कंपलसरी है, लेकिन वॉर्म के केस में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, है ना, यही डिफरेंस होता है। तो आंसर इज वॉर्म। नेक्स्ट, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईथरनेट एड्रेस? ईथरनेट एड्रेस को क्या बोलते हैं?
और इसमें क्या कितनी बिट होती हैं बताइएगा, 64, 48, 32 या 16? वेरी गुड, आप जानते हैं ईथरनेट एड्रेस को मैक एड्रेस भी बोलते हैं। मैक एड्रेस OSI मॉडल के किस लेयर पर है? डेटा लिंक लेयर पर, दूसरी लेयर पर, याद है ना। और जो डेटा लिंक लेयर होती है, इस लेयर पर कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं? तो आप जानते हैं स्विच और ब्रिज काम करती है, पढ़ा था आप लोग ने। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का। क्या 48 बिट गिवन है? हाँ, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। अगर मैक एड्रेस की बात करें तो ये किस पर लिखा गया होता है? NIC कार्ड के ऊपर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर मैक एड्रेस लिखा जाता है। और ये जो मैक एड्रेस होता है, इसको और क्या बोलते हैं? इसे फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, जो 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का। पहली की 6 डिजिट OUI बताती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, और जो लास्ट की 6 डिजिट हैं वो क्या बताती हैं? NIC कंट्रोलर, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। और जो आपका मैक एड्रेस होता है, या जिसको फिजिकल एड्रेस बोलते हैं या बर्न्ड इन एड्रेस बोलते हैं, ये हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होता है ना, याद रखिएगा। IP एड्रेस कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, IPv4 और IPv6। IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का एड्रेस होता है। क्लियर है? याद है ना, रिवाइज किया हुआ है ना आपने सब चीजों को? कर लेंगे एग्जाम में, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अच्छे तरीके से पढ़ा है आप सबने, मैं जानता हूं। आपने कई बार रिवाइज भी किया है, मैं जानता हूं। फिर भी डर तो सबको लगता है, और डर के आगे जीत है। वेरी गुड, नेक्स्ट। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द IP एड्रेस? IP एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो IP एड्रेस कौन असाइन करता है? ISO, DARPA, IANA या माइक्रोसॉफ्ट? करेक्ट आंसर है IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी के द्वारा IP एड्रेस को असाइन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IP एड्रेस किस लेयर में आता है OSI मॉडल के? बताइएगा। 3rd लेयर, यानी नेटवर्क लेयर पर आता है IP एड्रेस। और IP एड्रेस में डेटा किस फॉर्मेट में ट्रेवल होता है? पैकेट्स के फॉर्मेट में। IP एड्रेस में कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस यूज होती है? राउटर। वेरी गुड, है ना, सब याद तो है आप लोग को। आगे देखो, डैश इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, इट इज प्रोवाइडेड बाय अपाचे टू प्रोसेस एंड एनालाइज वेरी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज कॉल्ड। बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डैश एक खुला सोर्स ढांचा है, यह आपके द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित और विश्लेषण करने के लिए प्रदान किया जाता है, दैट इज कॉल्ड। बिग डेटा की बात हो गई, अपाचे की बात हो गई, ओपन सोर्स की बात हो गई, तो क्या आंसर हडूप बन जाएगा? जी हां, लेकिन हडूप की फुल फॉर्म क्या होती है ना, ये भी जरा यहां पर देखो, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हडूप की फुल फॉर्म याद रखिएगा, हाई अवेलेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। हडूप, है ना, जिसे हाथी के द्वारा दिखाया जाता है। बिग डेटा है ना, हाथी के द्वारा दिखाया जाता है, छोटा सा देखो हाथी। हाई अवेलेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म, दैट इज हडूप। नेक्स्ट, द टर्म मशीन लर्निंग वॉज क्वाइंड बाय। मशीन लर्निंग शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? बताइएगा। जॉन मैकार्थी, जियोफ्री हिंटन, आर्थर सैम्यूल या एलन ट्यूरिंग? करेक्ट आंसर है आर्थर सैम्यूल। मशीन लर्निंग के जो पापा हैं वो ये हैं। नमस्कार अंकल जी। द टर्म मशीन लर्निंग वॉज फाउंड बाय हुम? मिस्टर आर्थर सैम्यूल। इसी के साथ 60 क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं। आउट ऑफ 60 आपने कितना स्कोर किया, है ना, मुझे कमेंट करके बताइए। सेशन पसंद आया? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिले, नए क्वेश्चंस भी मिले, नए कॉन्सेप्ट भी जानने को मिले, है ना। ऐसे ही लगातार आप सीखेंगे तो एग्जाम में क्या फुल आउट ऑफ फुल स्कोर नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, है ना। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे सिलेबस से ही, प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान में रखते हुए जितने भी पेपर्स अभी तक हुए हैं, है ना। बेस्ट सीरीज है ये, सब देखिएगा, नोट करिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, अच्छे से पढ़ते जाइए, एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर होगा ही होगा। जरा ये क्वेश्चन तो बताओ मुझे, द डिलीटेड मेल इन जीमेल अकाउंट गोज इन विच फोल्डर?
बताइए कमेंट करके, कमेंट में किसका आंसर क्या होगा अगर आपको पता है तो। जीमेल अकाउंट में डिलीट किए हुए मेल किस फोल्डर में जाते हैं? ट्रैश में, स्पैम में, ड्राफ्ट में, रिसीप्ट में या स्टार्ड में? या आता है बताएंगे नहीं? क्या होगा इसका आंसर? जीमेल में जब आप मेल डिलीट कर देते हैं वो जाता कहां है ये बताइए, कितने दिन तक वहां पर रहता है ये बताइए, और उसके बाद में होता क्या है ये बताइए, है ना। ये पूरा बताइए कि डिलीट होने के बाद किस फोल्डर में जाता है और कितने दिन तक उस फोल्डर में रहता है। बताइएगा कमेंट करके आंसर गाइस। कैसा लगा आपको ये सेशन? अगर ये सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बता भी दीजिएगा कि सर इस पर ज्यादा लेक्चर्स दे दीजिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ यूपी SSSC 2024-25 का अगर आपको कोर्स चाहिए, बेसिक से एडवांस लेवल पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर टॉपिक वाइज अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइएगा इस कोर्स के साथ। कोर्स में आपको वीडियोस, PDF, मॉक टेस्ट, थ्योरी, कॉन्सेप्ट सब कुछ मिलने वाला है। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और कनेक्ट हो जाइएगा। क्लियर है? बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों नए सेशन के साथ। घबराना नहीं है, मन लगाकर अच्छे से रिवाइज करना है और एग्जाम में हमेशा अपने से एक बात कहनी है कि हमें सब आता है। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जाते हैं ना तो आप सब कर लेते हैं। पेपर टफ आएगा सबके लिए आएगा, पेपर इजी आएगा सबके लिए आएगा, लेकिन उसमें से पॉजिटिव एटीट्यूड रख के कौन कितने अच्छे से पेपर देता है और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करता है, पेपर तो इसी को बोलते हैं, है ना। जो अपने आप को कूल डाउन रख के ये सोच के कि सिलेक्शन लेना ही लेना है एट एनी हाउ, जो एग्जाम देगा वो सिलेक्शन लेगा, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, है ना। याद रखिएगा गाइस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट मैराथन क्लास के साथ।